तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम अर्थ पर एक लड़के को देखते हैं जो सोल पावर के 10th लेवल पर पहुंच गया था। सोल पावर एक तरह की एनर्जी होती है जिसे इस वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स फाइट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब इस लड़के की सोल पावर लेवल 10 पर पहुंच जाने की वजह से इसकी बॉडी से एक गोल्डन लाइट निकलती है जिसे डिवाइन वर्ल्ड से एक टैंग सेंग नाम का बंदा देख लेता है। डिवाइन वर्ल्ड परफेक्ट वर्ल्ड के अपर वर्ल्ड की तरह ही था, जहाँ पर वो लोग या उनकी फैमिलीज रहती थी जिनकी सोल पावर लेवल 100 से भी ज्यादा चली जाती हो। साथ ही ऐसे लोगों को एक एग्जाम पास करने के बाद एक गॉड का टाइटल भी मिल जाता था। टैंग सेंग भी एक सी गॉड था, साथ ही एक अच्छा और पावरफुल इंसान भी। अब टैंग सेंग अपनी वाइफ जियाओ वू के पास आ जाता है, लेकिन वो टेंशन में था तो जियाओ वू इसका रीजन पूछती है। तो टैंग सेंग उससे कहता है कि मैं अर्थ के डुओलुओ कॉन्टिनेंट में रहना चाहता था, लेकिन मुझे बाकी गॉड्स की लड़ाई के कारण सिचुएशन संभालने के लिए डिवाइन वर्ल्ड आना पड़ा, जिसकी वजह से भले ही हमें डिवाइन वर्ल्ड में सिर्फ 20 साल हुए हैं, पर अर्थ पर कई हजार साल बीत चुके हैं, जिसके कारण टैंग क्लैन भी बहुत वीक हो गया है और मैं अब चाहते हुए भी अर्थ के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक गॉड जो बन चुका हूँ। ये सुनकर जियाओ वू उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 4000 साल पहले अर्थ के क्रस्ट में चेंजेस होने के कारण डुओलुओ कॉन्टिनेंट का एरिया डबल हो गया, जिसको हथियाने के लिए वेस्ट के सन मून कॉन्टिनेंट ने डुओलुओ कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया। ऊपर से डुओलुओ कॉन्टिनेंट के पास टैंग क्लैन के सीक्रेट वेपन्स होने के कारण भी वो ना जीत सका, जिसकी वजह से सन मून कॉन्टिनेंट के लोग डुओलुओ कॉन्टिनेंट में आ गए, जिसके कारण जहां पहले डुओलुओ कॉन्टिनेंट पे बस 2 एम्पायर हुआ करते थे, पर अब अर्थ पूरे 4 एम्पायर में बट गई है, जिसकी वजह से टैंग क्लैन लगभग खत्म हो गया है। ये सुनकर टैंग सेंग कहता है कि आखिर टैंग क्लैन को मैंने एस्टेब्लिश किया था तो मुझे दुख तो होगा ही, लेकिन आज ही मुझे पता चला है कि डुओलुओ कॉन्टिनेंट में किसी जीनियस ने जन्म लिया है जिसकी सोल पावर तो मैं नहीं देख सका, लेकिन शायद वो टैंग क्लैन को फिर से पावरफुल बना दे। इसके बाद हम टैंग सेंग और जियाओ वू की डॉटर को देखते हैं, जो कि उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। अब वो अपने आप से कहने लगती है कि ऐसा लगता है मुझे भी एक बार अर्थ पर जरूर जाना चाहिए। अगले सीन में हम अर्थ के एक पैलेस को देखते हैं, जहां वही पहले वाला लड़का खड़ा था। तभी उसे पैलेस के 2 सोल्जर देख लेते हैं और उसके पास राजा का डैगर देखकर सोचते हैं कि वो शायद राजा का रिलेटिव होगा, पर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरा राजा की फैमिली यानी डाई फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और अब से मेरा सर नेम बस हुओ है, जो कि मेरी मदर का सर नेम है। ये सुनकर वो सिपाही उससे पूछते हैं कि तुम पैलेस में क्या कर रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं ऐसे नीच राजा के पैलेस को छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों सोल्जर उस लड़के को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी आइस की पावर का इस्तेमाल करके उन सोल्जर्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद एक सोल्जर दूसरे से पूछता है कि इस लड़के के पास राजा का डैगर था, कहीं ये उसका नाजायज बेटा तो नहीं। इस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि ये सब मत बोलो, क्योंकि राजा जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। दूसरी तरफ हम राजा और उसके सैनिकों को देखते हैं जो पैलेस आ रहे थे, जिन्हें वो लड़का छुपकर देख रहा था। साथ ही राजा को भी इसका एहसास हो जाता है, लेकिन राजा के देखने से पहले ही वो लड़का छुप जाता है। अब हम उस लड़के की बैक स्टोरी जानते हैं। असल में उस लड़के की माँ पैलेस की मेड थी और उसका राजा के साथ अफेयर था, जिसके कारण उसको एक बेटा हुआ, लेकिन रानी ये राज जान गई थी, इसलिए उसने लड़के की माँ को पैलेस के बाहर रहने को बोल दिया था। साथ ही वो उससे बहुत काम करवाती थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई और मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे, जिसका नाम यूहाओ था, उसे बता दिया था कि वो राजा का बेटा है। साथ ही उसने अपने बेटे को राजा का डैगर भी दे दिया था। तो अपनी माँ के मरने के बाद यूहाओ ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट मास्टर बनेगा और अपनी माँ को उनकी इज्जत वापस दिलाएगा। अब बाद में कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यूहाओ ट्रैवल करते हुए एक फॉरेस्ट में जा रहा था ताकि वो एक स्पिरिट बीस्ट को मार के उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर सके। असल में इस वर्ल्ड में अगर कोई 10, 28, 38 और आगे के ऐसे लेवल पर पहुंच जाता था तो उसे अगले लेवल पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत होती थी, जो सिर्फ बीस्ट को मारने से ही मिलती थी। इसलिए यूहाओ भी बीस्ट को मारने जा रहा था, क्योंकि वो लेवल 10 पर पहुंच गया था और उसे लेवल 11 पर जाने के लिए सोल रिंग की जरूरत थी। अब यूहाओ फॉरेस्ट में जाने से पहले एक जगह रेस्ट करता है और खाने के लिए पास की लेक से मछलियां पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन मछलियों को पकड़ने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आ जाती है, जिसे उन फिशेस से काफी अच्छी स्मेल आ रही थी। अब वो यूहाओ से पूछती है कि क्या तुम इनमें से एक फिश बेचना चाहोगे, लेकिन यूहाओ उसे फिश फ्री में दे देता है। तभी वहाँ एक और लड़का आ जाता है, जो कि उस लड़की से बोलने लगता है कि तुम्हें अकेले अकेले जंगल में नहीं भागना चाहिए। अब यूहाओ
उस लड़के को भी एक फिश खाने के लिए दे देता है, जिसके बाद वो तीनों वहीं बैठकर खाते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ वो लड़का अपना नाम बाई बाई और उस लड़की का नाम जियाओया बताता है। उसी वक्त जियाओया यू हाओ की फिश की तारीफ करने लगती है। अब वो सब रेस्ट करने लगते हैं, जहाँ कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद यू हाओ उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखकर जियाओया उससे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है। साथ ही बाय बाय यू हाओ से कहता है कि फॉरेस्ट यहाँ से काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ सोल बीच का खतरा बना रहता है, तो तुम्हें यहाँ अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इस पर यू हाओ उनसे कहता है कि मैं तो फॉरेस्ट के अंदर ही जा रहा हूँ। अब वो उन दोनों से ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि शायद हम फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलेंगे। तो उसके जाने के बाद जियाओया कहने लगती है कि क्या ये लड़का सच में अकेले फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, जिस पर बाय बाय बोलता है कि मैं उसकी सोल पावर को फील कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो फॉरेस्ट में सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए जा रहा है ताकि ये सोल हासिल कर सके। इस पर जियाओया कहती है कि ये लड़का जंगल में अकेले जाकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। इधर यू हाओ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके आसपास बहुत सारे सोल बीस्ट होते हैं। साथ ही वो जंगल काफी खूबसूरत था। अब यू हाओ फॉरेस्ट के और भी अंदर आ जाता है। तभी यू हाओ को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसी वक्त एक बीस्ट मंकी आगे से यू हाओ पर हमला कर देता है, तो यू हाओ उस मंकी के अटैक से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, जिसको देखकर वो बीस्ट उस पर अपनी एनर्जी बॉल से हमला कर देता है। लेकिन उसके उस अटैक को यू हाओ अपने डैगर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो बीस्ट यू हाओ को पकड़ते हुए उसे खाने लगता है, लेकिन यू हाओ अपने डैगर से उस बीस्ट को इंजर्ड करते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर उस डैगर से घायल हो जाने के कारण वो बीस्ट भी काफी गुस्से में आ गया था, इसलिए वो गुस्से में यू हाओ के ऊपर एक पावरफुल हमला करने लगता है। तो ये देखकर यू हाओ भी अपने खंजर के साथ उस अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से उसके फेस पर एक सिंबल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसका खंजर भी ग्लो करने लगा था। अब वो अपने एक ही अटैक से उस बीस्ट को मार देता है। इसके बाद यू हाओ वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, क्योंकि उस बीस्ट ने यू हाओ को भी काफी घायल कर दिया था। तभी उस बीस्ट के अंदर से व्हाइट कलर की सोल रिंग बाहर निकलती है, जिसे देखकर यू हाओ कहने लगता है कि ये देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रही है, लेकिन मेरे पास इस रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। तभी वहाँ आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है और यू हाओ के सामने एक क्रिएचर आ जाता है। उसी वक्त यू हाओ भी फ्रीज होकर वहीं गिर जाता है। आगे हम यू हाओ को उसकी कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ वो क्रिएचर यानी उसकी स्पिरिट कहती है कि मैंने ऐसे ह्यूमन को ढूंढ ही लिया जिसके पास मेरी रिक्वायरमेंट जैसा स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है। उसी वक्त यू हाओ की इनर स्पिरिचुअल पावर उस क्रिएचर को यू हाओ की कॉन्शियसनेस से निकालने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर अपनी पावर से यू हाओ की स्पिरिट को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं एक मिलियन ईयर ओल्ड आइस सिल्क वॉर्म हूँ और मेरी स्ट्रेंथ के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं है, पर फिर भी इसकी स्पिरिचुअल पावर मुझे कैसे रोक पा रही है। अब वो क्रिएचर यू हाओ के पास आकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है और यू हाओ की कॉन्शियसनेस में कई सारी सील लगा देता है। तभी यू हाओ भी होश में आ जाता है और खड़े होते हुए उस आइस सिल्क वॉर्म से पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और मैं स्टार डोव फॉरेस्ट से यहाँ कैसे आ गया। इस पर वो सिल्क वॉर्म, जिसका नाम तियानमिन था, वो उसे बताता है कि ये अभी हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस में है और जो समंदर तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा स्पिरिट सी है और अब से मेरा नया घर भी। लेकिन यू हाओ को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहने लगता है कि क्या ये सच में रियल है या मैं सपना देख रहा हूँ। इस पर तियानमिन उससे कहता है कि ये बिल्कुल रियल है और क्या तुम ये जानकर खुश नहीं हो कि तुम्हारे पास स्पिरिट सी के साथ साथ मेरा जैसा क्रिएचर आ गया है। तो ये सुनकर यू हाओ उससे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर तियानमिन उसे बताने लगता है कि तुम्हारी आइज में काफी खास एबिलिटी है और तुम अपनी सोल पावर को स्पिरिट पावर में चेंज करके खतरनाक अटैक कर सकते हो। ऊपर से तुम अपने स्पिरिट सी में स्पिरिचुअल पावर को स्टोर करके भी रख सकते हो। साथ ही वो उसे बताता है कि ये प्लेस तुम्हारे ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो ये जानकर यू हाओ हैरान हो जाता है। तभी तियानमिन यू हाओ से कहने लगता है कि मैं डुओलुओ कॉन्टिनेंट की इकलौती मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हूँ। तो ये सुनकर यू हाओ चौंकते हुए पूछता है कि अगर तुम मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हो तो तुमने मुझे क्यों चूज किया है, क्योंकि मैं तो बस लेवल 10 पर हूँ और मैं 400 ईयर से ज्यादा ओल्ड सोल रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जिस पर तियानमिन यानी वो स्पिरिट कहने लगती है कि ये तो मेरी मजबूरी है कि अब से मुझे तुम्हारे स्पिरिट वर्ल्ड में रहना होगा, वरना मेरी मौत हो जाएगी। इसके बाद वो वहाँ मौजूद सील को दिखाते हुए यू हाओ से कहती है कि यहाँ पर टोटल ऐसी 10 सील मैंने क्रिएट की है जो कि तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग से कनेक्ट हो चुकी है। तो ये सुनकर यू हाओ चौंकते हुए पूछता है
कि क्या सच में मेरे पास सोल रिंग है, जिस पर तियान मिन उसे बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सोल रिंग डाल दी है, पर क्योंकि तुम अभी 10th लेवल पर ही हो, इसलिए मैंने उस सोल रिंग की पावर को 400 ईयर ओल्ड सोल रिंग जितना ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे लेवल और फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी सोल रिंग की एज यानी उसकी पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये सुनकर यू हाओ पूरी तरह हैरान हो जाता है। इस पर तियान मिन यानी उसकी स्पिरिट कहने लगती है कि मैं 1 मिलियन ईयर सोल बीस्ट के साथ ही आज तक की पहली ऐसी सोल बीस्ट हूँ जिसके पास विजडम सोल रिंग है। इसलिए तुम्हारी सोल रिंग की केवल एज ही इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी हर सोल रिंग के अंदर 4 टेक्निक मौजूद होंगी। अब वो यू हाओ से कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर एक गार्जियन मार्शल सोल को डालने वाली हूँ। इसके बाद वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे अंदर आइस एट्रीब्यूट वाली गार्जियन सोल डाल रही हूँ, लेकिन अभी उसका कोई भी फॉर्म नहीं है और तुम्हें अपनी उस मार्शल सोल को फॉर्म में लाने के लिए आइस एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना होगा। इसलिए फ्यूचर में तुम अपनी सोल रिंग को केयरफुली सेलेक्ट करना। इसके बाद यू हाओ उससे अपनी फर्स्ट सोल रिंग की टेक्निक्स के बारे में पूछता है, जिस पर तियान मिन उससे कहती है कि तुम्हें इस बात का पता खुद लगाना होगा। अब वो उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 4 टेक्निक बस सपोर्टिव टाइप टेक्निक है। साथ ही वो यू हाओ को ये बात किसी दूसरे को बताने से मना करती है कि उसकी सोल रिंग के अंदर 4 टेक्निक है। जिसके बाद वो यू हाओ को वहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में भेज देती है। इधर रियल वर्ल्ड में जियाओया और मिस्टर बाई यू हाओ के पास बैठे थे और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। तभी मिस्टर बाई यू हाओ की सोल बीस्ट को देखने लगते हैं कि क्या यू हाओ बस इस 10 ईयर ओल्ड सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के कारण बेहोश हो गया। उसी वक्त यू हाओ होश में आ जाता है। तभी उन्हें वहाँ किसी स्पिरिट बीस्ट के होने का एहसास होता है, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी सोल रिंग निकाल कर केयरफुल हो जाते हैं। इधर यू हाओ देखता है कि जियाओया के पास 2 रिंग है जो कि 100 इयर्स है, जबकि मिस्टर बाई के पास 3 रिंग थी जिनमें से 1000 साल पुरानी थी। जिसको देखकर यू हाओ सोचने लगता है कि मिस्टर बाई उससे बस 2-3 साल बड़े हैं, लेकिन उनका लेवल 30 से भी ऊपर है, इसलिए उसे पावरफुल बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। उसी वक्त वहाँ एक 1000 ईयर स्नेक बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर जियाओया कहने लगती है कि मेरे लिए ये स्नेक बीस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करके मैं आगे के लेवल पर पहुंच सकूंगी। तो उस बीस्ट को देखकर मिस्टर बाई जियाओया को यू हाओ को प्रोटेक्ट करने को बोलकर खुद उस बीस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, जहां उस बीस्ट की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और वो मिस्टर बाई पर हमला करना छोड़कर यू हाओ पर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन जियाओया अपने ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से यू हाओ को बचा लेती है। तभी वहाँ मिस्टर बाई आकर उस बीस्ट से लड़ने लगता है, जिसको देखकर यू हाओ सोचने लगता है कि मैं भी ब्रदर बाई की हेल्प करना चाहता हूँ। अब वो अपनी सोल रिंग को बाहर निकालकर उसकी फर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल मिस्टर बाई पर करता है, जो कि एक पावर शेयरिंग टेक्निक थी, जिसकी मदद से यू हाओ अपनी आइस की पावर मिस्टर बाई के साथ शेयर कर देता है। तो यू हाओ की टेक्निक के कारण मिस्टर बाई अपने आसपास होने वाले हर छोटे बड़े मूवमेंट को आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे थे। जिसके बाद वो अपनी ब्लू लाइटनिंग टी रेड ड्रैगन की सेकंड सोल स्किल लाइटनिंग पंच से हमला करके उस बीस्ट को मार देता है। अब जियाओया उस बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगती है। इधर मिस्टर बाई आकर यू हाओ को संभालता है, क्योंकि उसने अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा सोल पावर का इस्तेमाल कर दिया था। अब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ मिस्टर बाई यू हाओ को बताता है कि जियाओया लेवल 30 पर पहुंच गई थी, इसलिए हम इस फॉरेस्ट में आए हुए थे और तुम्हारी सोल टेक्निक की मदद से हम 1000 ईयर वाले सोल बीस्ट को हंट कर पाए हैं। इसके बाद यू हाओ मिस्टर बाई से कहता है कि जियाओया की मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर ग्रास है ना, और कहानियों के मुताबिक सी गॉड टैंग सेंग की मार्शल सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी। तो ये सुनकर मिस्टर बाई उसे कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें सी गॉड के बारे में बहुत कुछ पता है। तो यू हाओ उससे कहने लगता है कि मेरी मदर ने बचपन में मुझे सी गॉड की कहानी सुनाई थी, जहां उन्होंने बताया था कि 10,000 साल पहले टैंग सेक के फर्स्ट सेक मास्टर टैंग सेन ने 7 शेक मॉन्स्टर को लीड किया था और उन सब ने मिलकर वुहान एम्पायर को तबाह कर दिया था। और कहानी के अनुसार उनके जैसा जीनियस अभी तक इस सोल लैंड में कोई नहीं हुआ है। तभी मिस्टर बाई कहने लगता है कि जियाओया की ब्लू सिल्वर ग्रास भी काफी अच्छी है, लेकिन सी गॉड की ब्लू सिल्वर एम्पायर ग्रास के कंपेयर में इसकी मार्शल सोल कुछ भी नहीं है। साथ ही वो यू हाओ को ये भी बताता है कि जियाओया टैंग सेक की सेक मास्टर है। अब ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, जहाँ जियाओया ने अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसके बाद वो यू हाओ को अपने टैंग सेक में ज्वाइन होने का ऑफर देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि अगर तुम हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो जाते हो तो हम तुम्हें टैंग सेक्ट की सीक्रेट कल्टीवेशन टेक्निक, जुआन तियान रिकॉर्ड, घोस्ट मूवमेंट, पर्पल डीमन आई, इन सब के बारे में सिखा सकते हैं।
जिसको सुनकर यू हाओ खुश होते हुए टैंग सेंग ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर लेक से बहुत सारे फिशेस को पकड़ते हैं। अब मिस्टर बेई यू हाओ को टैंग सेंग की सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में बताने लगता है, जहाँ यू हाओ हिडन वेपन और ड्रैगन कैचिंग क्लॉ को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और ड्रैगन कैचिंग क्लॉ टेक्निक मिस्टर बेई के साथ वही प्रैक्टिस करने लगता है। अब ऐसे ही उन दोनों को ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है, इसलिए वो तीनों एक केव में आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर बेई यू हाओ के मेरिडियंस को भी अनलॉक कर देता है। अगली सुबह वो तीनों उस फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ जियाओ या यू हाओ को एक पहाड़ी के ऊपर से श्रेक एकेडमी के बारे में बताने लगती है। साथ ही वो उसे बताती है कि श्रेक एकेडमी सिर्फ जीनियस लोगों को अपना स्टूडेंट बनाती है और ऐसा कहा जाता है कि सी गॉड टैंग सेंग भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे और ये एकेडमी आज के समय में दुनिया की बेस्ट एकेडमी है। अब जियाओ या के ऐसे कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।